Hello everyone, myself Himanshu, and today we are going to start the next chapter of our syllabus, that is chapter number 13, sound. So in this chapter we will study about the sound, its properties and how it's propagate. So let us start with the lecture. Now the first thing is, every day we hear a number of sound around us. Anything that we hear is sound. तो हम अपने आसपास डे टू डे लाइफ में बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, एंड जो भी चीज़ हमें सुनाई देती है दैट इज़ साउंड. ठीक. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम लाइक एयर, वाटर और मेटल. तो साउंड बेसिकली क्या है, अगर आप इसको साइंटिफिक टर्म्स में बोलो, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ट्रेवल थ्रू एयर, वाटर और मेटल. Some sound are produced by living beings and some are produced by non-living beings. The sound, whether it is produced by living or a non-living thing, possesses some characteristics which distinguish it from the other sounds. तो आवाज़ नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम भी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं. एंड एग्जांपल ले लेते हैं लाइक हॉर्न. तो हॉर्न क्या है, एक नॉन लिविंग है एंड दैट ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड. बट जो लिविंग और नॉन लिविंग है, दोनों जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनके बेसिस पे हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इवन बिना देखे भी. आप एक ह्यूमन बीइंग की आवाज़ और जो एक हॉर्न है उसकी आवाज़ में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इवन आपको दिख नहीं रहा कि वो आवाज़ प्रोड्यूस कौन कर रहा है. ठीक है, क्यों, कैसे कर सकते हो? बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग है या जो हॉर्न है, वो दोनों की आवाज़ की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होंगी. ठीक. नेक्स्ट इज वाइब्रेशंस प्रोड्यूसेस साउंड. साउंड बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होती है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस. एंड वाइब्रेशंस क्या होती हैं? इट इज़ टू एंड फ्रो और बैक और फोर मूवमेंट. टू एंड फ्रो या बैक और फोर्थ मूवमेंट कौन सी होती है? लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अपनी मेन पोजीशन पे एक बार ऊपर गया, देन वापस मीन पे आया, देन एक बार नीचे गया, फिर वापस मीन पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा. अब ये रिपीटेड अगर यही जो चीज़ हो रही है, बार बार मूवमेंट इस टाइप की हो रही है, दैट इज़ नॉन एज वाइब्रेशन. ठीक. अब ये वाइब्रेशंस हमें दिखती कहाँ पे है? आपने देखा होगा जो गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं, अगर आप उनको डिस्टर्ब करते हो, हिलाते हो, सो क्या होती है, वो वाइब्रेट करती है अपनी मेन पोजीशन पे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. ठीक. सेम होता है ड्रम. ड्रम में क्या करते हैं, जब हम स्टिक से उसकी मेम्ब्रेन पे मारते हैं तो ड्रम की जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट होती है, जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है. ठीक. सिमिलरली ट्यूनिंग फॉर्क में भी ऐसे होता है कि ट्यूनिंग फॉर्क है, आपको नीचे फोटोज़ दी हैं, इसमें आप देख सकते हो ट्यूनिंग फॉर्क का जो सबसे लास्ट वाली स्ट्रिंग है वो आपको देखो दिख रही है कि वहाँ पे वाइब्रेट कर रही है, मतलब एक बार आगे जाती है, एक बार पीछे आ रही है. तो दैट इज़ नॉन एज वाइब्रेशंस. और नेक्स्ट इज ऑसिलेशंस. तो ऑसिलेशंस क्या होती हैं? ऑल साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडीज प्रोड्यूस रैपिड वाइब्रेशंस एंड हैंस कैन नॉट बी सीन विद द ह्यूमन आई. तो जितनी भी साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं और इतनी ज़्यादा तेज़ प्रोड्यूस करती हैं कि जो ह्यूमन आई है वो उसको डिफरेंटली या अलग अलग करके देख नहीं पाती. इवन हमें दिखाई नहीं देता कि ये वाइब्रेशंस हो रही हैं. जैसे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हमारा क्या है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ वाइब्रेट हो रहे हैं, बट हमें दिखाई नहीं देते. क्यों? बिकॉज वो इतनी ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट होते हैं कि हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. ठीक. सो वी कैन प्रोड्यूस स्लोअर वाइब्रेशंस थ्रू एन अरेंजमेंट कॉल्ड सिंपल पेंडुलम. तो हम क्या करते हैं, सिंपल पेंडुलम, आपको साइड में डायग्राम दिया है, इसमें क्या है कि एक सिंपल पेंडुलम है, ये भी सेम टाइप की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है बट थोड़ी स्लो करता है, सो दैट हम इसको ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अ वेट सच एज बॉल टाइड टू ए नॉन एक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग. व्हेन गिव अ जेंटल पुश द बॉल, इट परफॉर्म स्लो टू एंड फ्रो मूवमेंट अलॉन्ग इट्स सेंट्रल और स्टेशनरी पोजिशन. These slow vibrations are called oscillations and the whole arrangement is called pendulum. So आपको साइड पे एक डायग्राम दी है, इसमें क्या है, एक बॉब है. बॉब मीन्स एक हैवी बॉल जिसको एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है. अब इसमें क्या करते हैं, हम इस बॉल को अगर थोड़ा सा जेंटल पुश देंगे, पुश इट मीन्स कि आप अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो तो बॉल है क्या, वो ए पोजीशन पे, हमने उसको थोड़ा सा पुश दिया और वो बी पोजीशन पे पहुंच गई. अब इसके बाद अगर हम इस बॉल को डिस्टर्ब करना बंद करते तो आप देखोगे ये बॉल बी पे जाएगी, वापस ए पे आएगी, फिर सी पे जाएगी, फिर सी से ए पे जाएगी, फिर बी पे. तो ये यही प्रोसेस फॉलो कर रही है. एंड दिस इज नॉन एज टू एंड फ्रो मूवमेंट. एंड वी नो दैट कि एनी ऑब्जेक्ट फॉलोज टू एंड फ्रो मूवमेंट कॉजेज वाइब्रेशन. कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो टू एंड फ्रो मूवमेंट फॉलो कर रहा है, इट मीन्स वो वाइब्रेट कर रहा है. ठीक. इवन वो बहुत ज़्यादा स्लो कर सकता है या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट भी कर सकता है. पेंडुलम जो है वो एक नॉर्मल स्पीड से वाइब्रेट करता है.
नाउ अभी जो वाइब्रेशंस है या ऑसिलेशंस बोलते हैं जिनको, इसमें क्या है, इनके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स भी इनके साथ रिलेट करती हैं। द फर्स्ट टर्म इज एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस बाय विच अ वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल थ्रू इट्स मीन पोजिशन, कि अपनी मीन पोजिशन से मैक्सिममली कितना जा सकता है। जैसे अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं तो ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक, बिकॉज देखो ए उसकी मीन पोजीशन है जहाँ पे वो नॉर्मल था, हमने डिस्टर्ब करके उसको बी तक पहुँचा दिया। सो ए से लेके बी तक, दैट इज़ नॉन एज इट्स एम्पलीट्यूड, कि मैक्सिमम डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल कर रहा है अपनी मीन पोजीशन से। ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ बॉडी स्ट्रक स्लोली विल लोअर एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ अ बॉडी स्ट्रक हार्डर विल बी ग्रेटर। तो अगर आपने बहुत जेंटली पुश किया है तो अपनी मीन पोजीशन के पास ही होगा कहीं ना कहीं, तो उसकी एम्पलीट्यूड कम होती है, और अगर आपने ज़्यादा हार्ड पुश किया है तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। ठीक। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, कि एक जो बॉडी है वो कितने टाइम में एक ऑसिलेशन या फिर एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रही है, दैट इज़ नॉन एज टाइम पीरियड। तो देखो अब एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन कितना डिस्टेंस होता है, पहले वो देखते हैं हम। मान लो एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है, आपने उसको जेंटली पुश किया, अब वो पहले क्या करेगा? ए से जाएगा बी पे, बी से वापस ए पे आएगा, फिर जाएगा सी पे, देन वापस ए पे आएगा। अब जब इसने इतना प्रोसेस पूरा कर लिया, मतलब ए से बी, देन बी से ए से वापस से सी, एंड सी से वापस जब ए पे आएगा, अब ये एक ऑसिलेशन पूरी हुई है। ठीक है। मतलब ए से पहले बी पे जाएगा, देन बी से वापस सी पे जाएगा, सी से फिर वापस से ए पे आएगा, तब ये एक ऑसिलेशन है। सो इतने कंप्लीट करने के लिए उसको जितना टाइम लगेगा, दैट इज़ नॉन एज इट्स टाइम पीरियड। और हम टाइम पीरियड को मेज़र करते हैं सेकंड्स में। एंड एक और चीज़ कि पेंडुलम की लेंथ जितनी मर्जी हो, ठीक है, जो टाइम पीरियड है, अगर लेंथ कम ज़्यादा होगी सिर्फ टाइम पीरियड तो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। डू रिमेंबर, नो मैटर वट इज़ द एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड रिमेन्स द सेम एज लॉन्ग एज द पेंडुलम रिमेन्स द सेम। अगर लेंथ सेम है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड जितना मर्जी हो। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे हमने पीछे अभी आपको बताया कि एक ऑसिलेशन कितनी होती है। ठीक है। अब ऐसी जो एक ऑसिलेशन थी, अब एक सेकंड में कितनी बार कोई बॉडी ऐसी ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है, दैट इज़ नॉन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो पेंडुलम है, पेंडुलम ने एक मिनट में या एक सेकंड में, डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम पीरियड ले रहे हैं, मान लो एक सेकंड में वो 10 बार उसने ऑसिलेट कर लिया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 10 हर्ट्ज। ठीक। और नेक्स्ट इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल होती है जो सुनी जा सके, और इनऑडिबल होती है जो ना सुनी जा सके। हर एक जो ह्यूमन बीइंग है या फिर जो एनिमल्स होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट साउंड रेंज होती है, सुनने की कैपेसिटी। ठीक है। सो जो साउंड सुनी जा सके, दैट इज़ नॉन एज ऑडिबल साउंड। इट हैज़ बीन फाउंड दैट ह्यूमन ईयर कैन एबल टू हियर साउंड विद अ फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ 20 to 20,000 हर्ट्ज। मतलब एक ह्यूमन ईयर, मतलब एक जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकता है। दैट इज़ ऑडिबल साउंड। ठीक है। और जो इससे ज़्यादा या इससे कम फ्रिक्वेंसी की साउंड है वो उसको नहीं सुन सकता, दैट इज़ नॉन एज इनऑडिबल साउंड। ठीक। अब जो 20 हर्ट्ज से नीचे है वो भी इनऑडिबल है, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है वो भी इनऑडिबल साउंड है। जो 20 हर्ट्ज से नीचे है दैट इज़ नॉन एज इंफ्रासोनिक, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है दैट इज़ नॉन एज अल्ट्रासोनिक। नाउ नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक। सो अल्ट्रासोनिक साउंड है, उसके यूजेस कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट इज़ एनिमल्स में। एनिमल्स में यूज़ कहाँ होते हैं इसके? डॉग्स कैन हियर साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी अप टू 40,000 हर्ट्ज, दैट इज़ वाई पुलिस यूज विसल विच प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस। जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो 40,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड सुन सकते हैं। तो दैट्स वाई जो पुलिस मैन होते हैं जिनके पास डॉग्स होते हैं, वो जो विसल यूज़ करते हैं वो विसल स्पेशल होती है जो कि 40,000 हर्ट्ज तक की साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक। नेक्स्ट, बैट कैन प्रोड्यूस साउंड हुज फ्रिक्वेंसीज आर अबव 70,000 हर्ट्ज विच स्ट्राइक द प्रे एंड रिफ्लेक्ट बैक टू देम। दिस रिफ्लेक्टेड साउंड हेल्प देम टू लोकेट देयर प्रे। तो जो बैट होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो 70,000 हर्ट्ज तक की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं और सुन सकते हैं,
तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनकी प्रे को स्ट्राइक करके वापस आती है एंड उनको पता लगता है कि जो प्रे है वो कितनी दूर है। नेक्स्ट इज डॉल्फिन ऑल्सो यूज़ अल्ट्रासोनिक साउंड टू लोकेट देयर प्रे। तो डॉल्फिन जो होती हैं वो भी सेम इसी टाइप से अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, दैन वो साउंड उनकी जो शिकार होता है उससे टकरा के वापस आती है, तो डॉल्फिन्स को पता लगता है कि वो प्रे जो है वो कितनी दूर है। नेक्स्ट इज कैट्स डिटेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी स्क्वीक साउंड ऑफ हिडन रैट एंड पॉन्स ऑन देम इमीडिएटली। जो कैट्स हैं वो भी क्या करती हैं, जो चूहों की आवाज़ होती है वो उसको सुन के ही उन पर अटैक करती हैं। नेक्स्ट, एलिफेंट्स प्रोड्यूस लो फ्रिक्वेंसी साउंड, दे कम्युनिकेट बाय रम्बलिंग अराउंड देम among themselves within the frequency of 12 to 22 हर्ट्स। तो जो एलिफेंट है वो थोड़ी कम रेंज की साउंड, मतलब अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स पढ़े थे वो सारे हायर रेंज वाले थे, कैट, डॉग, डॉल्फिन्स, ये सारे हायर रेंज थे, ठीक। बट जो एलिफेंट्स होते हैं ये कम रेंज वाली साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ 12 से 22 हर्ट्स तक। नेक्स्ट इज इन इंडस्ट्रीज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जो ये साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड है ये और भी जगह यूज़ हो सकती है। फर्स्ट क्या है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आर यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर होमोजेनाइजिंग मिल्क एंड वॉशिंग डिशेस बाय अ डिश वॉशिंग मशीन। तो ये इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है फॉर होमोजेनाइजिंग मिल्क, और डिश वॉशर में भी यूज़ करते हैं इस चीज़ को, इस साउंड की रेंज को। एज अ मेडिकल यूज़, the ultrasound waves are used for imaging internal organs of a human body to see a developing embryo and relieve pain in joints and muscles. So अल्ट्रासाउंड बॉडी का किया जाता है, मे बी आपने सुना हो कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं सो दैट जो बच्चे की ग्रोथ है वो पता लग सके कि बच्चे ने कितनी ग्रो कर लिया बच्चा फीमेल बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक इन प्रेगनेंसी केसेस आर यूज टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ fetus inside the uterus of a mother. सेम चीज़ है, एम्ब्रियो अलग स्टेज होती है, फीटस अलग स्टेज होती है, तो जस्ट वो स्टेज का ही डिफरेंस है, बट दोनों की ग्रोथ के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। बिसाइड दिस दे आर यूज टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द येट टू बी बॉर्न बेबी। इसके अलावा जो बच्चा होने वाला होता है उसका क्या सेक्स होगा, लाइक मेल है या फीमेल है, ये चेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड्स यूज़ की जाती है, बट अब ये इलीगल है कंट्री में। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन डिटेक्टिंग फ्लॉज इन आर्टिकल मेड अप ऑफ मेटल्स। सो जो लाइक आपने देखा होगा कि जो अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं अगर उसमें कहीं से लीकेज हो तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड ही यूज़ होते हैं, कि अगर मेटल की बनी किसी चीज़ में कहीं पे कोई ख़राबी आ रही है तो उसको चेक करने के लिए कि ख़राबी कहाँ पे आ रही है उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की करैक्टरिस्टिक्स मतलब साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ लाउडनेस। अब हर एक साउंड की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लाउडनेस है, अब लाउडनेस भी हर एक टाइप की साउंड की डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाउडनेस। द सेंसेशन प्रोड्यूस इन द ईयर विच एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड अ फेंट साउंड। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो लाउडनेस इज बेसिकली रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड। किसी भी साउंड का अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वो साउंड उतनी ही ज़्यादा लाउड होगी, ठीक है, और कि जिसका एम्पलीट्यूड कम है वो साउंड उतनी ही ज़्यादा डल या कह सकते हो फेंट साउंड होगी, कम साउंड होगी वो। नेक्स्ट इज पिच। पिच क्या होता है, द श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज नॉन एज इट्स पिच। अ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड इज श्रिलर देन अ लो फ्रिक्वेंसी साउंड, दस वन कैन कंक्लूड दैट हाई फ्रिक्वेंसी साउंड हैज़ अ हाई पिच वाइल अ लो फ्रिक्वेंसी साउंड हैज़ अ लो पिच। जो पिच क्या होता है बेसिकली इट इज़ श्रिलनेस, ठीक है। श्रिलनेस क्या होता है, कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है साउंड की वो उतनी ज़्यादा श्रिल है और वो उतनी ज़्यादा हाई पिच की है, एंड जितनी कम फ्रिक्वेंसी उतना कम श्रिलनेस है साउंड में और वो उतनी लो फ्रिक्वेंसी की साउंड है और कह सकते हो लो पिच की साउंड है, ठीक। द वॉइस ऑफ अ वुमेन इज जनरली श्रिल वाइल द वॉइस ऑफ अ मैन इज ग्रेजुअली डल। दिस इज ड्यू टू अ चेंज इन देयर साउंड। The frequency of a woman's voice is generally higher, giving it a higher pitch and a shrill sound, while the frequency of a man's sound is generally lower, giving it a lower pitch and a dull sound. तो जो वुमेन्स हैं उनकी जो वॉइस है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की होती है तो उनकी पिच भी हाई होती है, और जो मेन्स होते हैं या जो मेल्स हैं उनकी जो वॉइस है उनमें शिलनेस कम होती है, इट मीन्स फ्रिक्वेंसी कम है, एंड फ्रिक्वेंसी कम है इट मीन्स जो पिच है वो भी कम है, ठीक। अब ऐसा क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंट वे ऑफ जो लैरिंक्स है वो डिफरेंटली कंस्ट्रक्ट होता है।
इन वुमेन इट इज़ सॉफ्टली मेड वाइल इन मेंस इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ हार्डर बोन्स, कि जो लैरिंक्स है जो कि बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बींग्स में, उसकी बनावट ही डिफरेंट होती है मेंस और वुमेन में। जो मेल्स हैं उनमें वो हार्डर बोन से मिलके बना होता है, बट इन फीमेल्स वो थोड़े सॉफ्ट बोन से मिलके बना होता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ साउंड। इवन इफ वी एडजस्ट अ सितार और अ गिटार एट अ इक्वल लेवल टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, वी कैन स्टिल डिस्टिंग्विश देयर साउंड बिकॉज ऑफ एन अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड दैट इज इट्स क्वालिटी। अब हमने ऊपर दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, लाउडनेस एंड पिच। अब मान लो अगर सितार और गिटार दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम दोनों की ऐसे सेटिंग करें कि वो दोनों सेम लाउडनेस के हैं और सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, बट स्टिल हम उन दोनों की वॉइस में या उन दोनों की जो आवाज़ है उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वो किस बेसिस पे करेंगे? बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। हैंस क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड दैट एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश टू साउंड्स हैविंग द सेम पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट सोर्सेज। सो बेसिकली क्वालिटी क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है साउंड की, जिससे हम साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये किस टाइप की साउंड है, अगर उनकी लाउडनेस और पिच दोनों सेम है तब भी। ठीक, सो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।